बीजेपी की डबल इंजन भजनलाल सरकार लगातार दावे कर रही है कि राजस्थान प्रदेश में रोजगार दिए जाएंगे। शहीद स्मारक पे ऑल राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के जो टेक्नीशियन एसोसिएशन है उसके कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं। वो केवल 4 कोर्सेज के सेवा नियम बनाए गए, जबकि उनकी केवल परमानेंट भर्ती आ रही है। कॉलेज क्या करे, केवल फीस पे फीस वसूली कर रही है। हमारी यही मांग है कि भजनलाल सरकार से हमारे जो 2021 में हमारी 2000 कैडर की फाइल चली थी, सेवा नियम की फाइल, उसको हमारी फाइल को कंप्लीट किया जाए। सर, हम मांगे करने के लिए जाते हैं, न तो चिकित्सा मंत्री जी मिलते हैं, वो महलों में रहने वाले राजा हैं। मुख्यमंत्री जी से भी हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार केवल नाम की सरकार है। राजा की प्रजा देखिए रोडों पे बैठी है, विडंबना है ये प्रदेश की। एक्चुअली क्या है, सरकारों का मनसा ऐसी है कि सिर्फ झूठे वादे, झूठे जुमले, उसके सिवाय कुछ नहीं। आप लंबे समय से हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आपके लिए उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुर्भाग्य की बात ये सरकार सुनना नहीं चाहती है। जब भी जाते हैं झूठा जमला आपका काम हो जाएगा। राजी से नहीं करोगे तो क्या राजी से करना पड़ेगा। उनका जो रवैया है राजा साहब वाला, उस रवैये में कहीं भी हमें नरमाई नहीं दिखी है। ऐसा है कि प्रजा चाहे मर जाए, सुनवाई तब होगी, तब उनके कार्यों में जू रहेंगी जब बड़ा विस्फोट होगा। चाहे प्रशासन कितना ही जोर करे, चाहे जेलों में डाल दे, हम पहले भी नहीं डरे हैं, ना हम अब लड़ेंगे। मजबूती से हमारी बात को पहले भी रखा है, आज भी रख रहे हैं और निश्चित रूप से रखेंगे। अयोग्य लोग काम कर रहे हैं, इसके कारण आए दिन गलत उलट चलने के कारण मौतें हो रही हैं। भटक कर कहीं दूसरे रास्ते पे जाएंगे, उसका जिम्मेदार चिकित्सा मंत्री जी होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी होंगे। पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, जेलों में डाल दिया गया, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर प्रशासन टकराएगा, मैं कह रहा हूँ, अभी हम रक्त पत्र लिखेंगे यहाँ से। उग्रता की जरूरत पड़ेगी तो उग्रता से। ये सरकार जिस तरीके से रवैये से समझना चाहेगी, उस तरीके से आंख में आंख डालकर इनको समझाने के लिए तैयार है। लगातार दावे करने वाली सरकार की ये छात्र जो बेरोजगार छात्र धरने में बैठे हैं, वो पाँव पर पग पर पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का महलों का जो राजनीतिक ठाट बाट है वो छूट नहीं रहा। तो ये दो वर्ग जिनके मुद्दा बनाकर सत्ता में आई है, वो ही धरने पे बैठे थे। भजनलाल जी सरकार जो है, भजनलाल सरकार डबल इंजन की सरकार है, रामराज सरकार है। इन बेरोजगारों की तरफ देखिए कि ये बेरोजगार जो है वो आंदोलन कर देंगे कि एक इतिहास नया बन जाएगा। आज हम बेरोजगार बैठे हैं, सरकार ना तो हमारी कांग्रेस सुन रही है, ना बीजेपी सुन रही है। सरकार एक युवाओं के रोजगार देने के मकसद से आई थी, लेकिन ये सरकार नाकाम होती जा रही है इस चीज के मामले में। ना एग्जाम हुआ है, ना इंटरव्यू हुआ है, तो भाई साहब ना परसेंटेज बेस पे लिया है। तो जो बेसिस ऑफ सिलेक्शन है वो क्या है, हमें तो बताओ। प्रिंसिपल, एसएमएस के प्रिंसिपल को पूछना चाहिए, सुपरिटेंडेंट है उनको पूछना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को पूछना चाहिए। वैकेंसी तो आ ही नहीं रही, बोनस नंबर लेके क्या करोगे, अचार डालोगे उनका। ट्रॉमा सेंटर आप खोल रहे हो, ट्रॉमा टेक्नीशियन है ही नहीं आपके पास में, कहाँ से खोल दोगे। ट्रेंड लोग नहीं है, यही कहना चाह रहा हूँ, ट्रेंड लोग नहीं है, ट्रेंड काम करेंगे, काम खराब होगा। ये विडंबना है, सरकार को जांच करनी होगी इसकी भ्रष्टाचार की। भजनलाल सरकार से अपील है कि कृपया इन बेरोजगारों की तरफ देखे। मैं तो यही बोलूँगा सरकार से, जो योग्य टेक्नीशियन है, जैसे हम बेरोजगार हैं, हमें लगाओ ना स्टेलाइजेशन। वार्ड बॉय सही में कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, काहे का कोर्स कर रखा है। स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है, हमारी बात को सीरियस लें और कहीं कल से कुछ हम कर बैठे। मीडिया में बात तो आएगी, कोई अगर मर जाएगा फिर तो मुद्दा उठेगा। पीड़ा है वो कैमरे में साफ साफ झलक रही है, साफ साफ कह दिया इन्होंने कि आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सरकार से अपील भी की है, विनम्र अपील की है। बीजेपी की डबल इंजन भजनलाल सरकार लगातार दावे कर रही है कि राजस्थान प्रदेश में रोजगार दिए जाएंगे। जब विपक्ष में थी बीजेपी, तभी भी उन्होंने यही मुद्दा बनाया था और इसी मुद्दे के बाद में कहीं ना कहीं बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। भजनलाल सरकार लगातार दावे कर रही है कि चिकित्सा महकमा हो या तमाम अन्य कोई महकमे हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम सरकार कर रही है और रामराज की सरकार कह जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि शहीद स्मारक पे खड़ा हूं मैं और शहीद स्मारक पे ऑल राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के जो टेक्नीशियन एसोसिएशन है उसके कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं। वो धरना क्यों दे रहे हैं, क्या उनका रीज़न है, क्या ओपिनियन है, उन्हीं से जानेंगे। लेकिन सबसे खास बात ये कि एक बार मैं मेरी हर खबर में कहता हूँ कि जब से भजनलाल सरकार सत्ता में आई है, तब से सबसे पहले युवा, बेरोजगार और महिलाएं धरने पे बैठी हैं। बात चाहे पूर्व में लगे सिफू में धरनों की कर ले या अन्य तमाम कोई भी धरना हो, लगातार मैं कवर कर रहा हूँ इनको। खैर, मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, बात करता हूँ क्या पूरा मामला है, क्यों बैठे हैं यहाँ पे। सर, लगता है ड्रेसअप से तो कोई डॉक्टरी आपके क्यों बैठे हैं यहाँ पे अभी? सर, मैं पैरामेडिकल से हूँ, डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ एक। सर, हमारा मांगे है कि हमारे जब 2015 से हमारे कोर्सेज चालू कर दिए गए थे, पर हमारे क्या सेवा नियम नहीं बनाए गए तब से, क्योंकि उसके अंदर सेवा नियम केवल लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और ईसीजी टेक्नीशियन और ऑप्थेल में लेके केवल 4 कोर्सेज के सेवा नियम बनाए गए, जबकि उनकी केवल परमानेंट भर्ती आ रही है। जबकि हमारे कोर्सेज के 10-11 कोर्सेज है, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, एंडोस्कोपी है, ब्लड बैंक है, कैथ लैब है, ईजी है, इमरजेंसी ट्रॉमा है, जैसे महत्वपूर्ण कोर्स है जिनके अभी तक इन्होंने सेवा नियम तक नहीं बनाए। जबकि 2015 से कोर्सेज चालू, बस काउंसिल क्या कर रही है, कॉलेज क्या करे, केवल फीस पे फीस वसूली कर रही है, न तो उनको
सेवा नियम बनाए जा रहे, न उनके प्रॉपर एग्जाम में हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। 2 साल के कोर्सेज 5-5 साल में करवा रही है कंप्लीट, फिर 5 साल करवाने के बाद भी स्टूडेंट केवल बेरोजगार बैठा हुआ है। प्राइवेटों में 8-8, 5-5 हज़ारों में बेरोजगारी के धक्के खा रहा है। हमारी यही मांग है कि भजनलाल सरकार से हमारे जो 2021 में हमारी 2000 कैडर की फाइल चली थी, सेवा नियम की फाइल, उसको हमारी फाइल को कंप्लीट किया जाए और उसको कैबिनेट, जब आगामी कैबिनेट है अभी नेक्स्ट वीक में या आज है, तो उसमें हमारी कैबिनेट की फाइल को अप्रूवल दिया जाए। हमारा सबसे बड़ी यही मांग है। रोड़ा कहाँ टकरा है फाइल में? रोड़ा हमारी यही अटक रहा है कि 5 साल से हमारी फाइल कभी डीओपी में जाती है, कभी डीओपी से फिर वापस आती है, फाइनेंस से अटका देता है, कभी आरपीएस से अटका देता है। अभी इन सभी से क्लियर हो गई है, कल ही फाइल लो से भी क्लियर हो के हमारी फाइल फाइनली अब कैबिनेट के लिए तैयार हो चुकी है। तो अभी आगे की रणनीति क्या, कहाँ तक पहुँचे अभी? हमारी रणनीति ये है कि अगर हमारे एक्शन लिया जाता है तो हम 10-15 दिन बाद पूरा अच्छे से घेराव करेंगे और किसका घेराव करेंगे? हमें स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे, जिसके द्वारा हमें आगे सरकार तक आपने मांग रखी आगे मंत्री से, अधिकारी से कोई मांग रखी जो जिससे कि ये बात साफ हो चुकी कि आपने मांग तो की है? सर, हम मांगे करने के लिए जाते हैं, ना तो चिकित्सा मंत्री जी मिलते हैं, वो महलों में रहने वाले राजा हैं और आज भी उसी चीज़ में जी रहे हैं। उनको जनता की कोई नहीं पड़ी, गरीबों की कोई नहीं पड़ी। युवा चाहे सड़क पे जाए बेरोजगार, धूप के अंदर चाहे मरता रहे, फंसता रहे, पर उनको कोई सुनवाई नहीं है। हम 20 बार जाके आ चुके, उनके बंगले के बाहर खड़े रह के आ चुके 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक, पर वो मिलने का नाम लेते, अंदर बंगले में बैठे रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी से हम आए दिन टाइम लेते हैं, बाकायदा हम ओएसडी साहब को लिखित में दे के आ गए, सर हमें टाइम दे दीजिए मुख्यमंत्री से 2 मिनट का, ताकि हम हमारे जो मांगे हैं उनको मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख सकते हैं। पर मुख्यमंत्री जी से भी हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार केवल नाम की सरकार है, जैसे बोला जा रहा है पर्ची सरकार है। जब तक आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आएगा तब तक ये भजनलाल सरकार कुछ नहीं करेगी हमारा यहाँ राजस्थान में, ऐसा लग रहा है हमें। देखिए विडम्बना देखिए कि जहाँ राजा का दर्जा दिया गया है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को, वहीं उसकी राजा की प्रजा देखिए रोडों पे बैठी है। विडम्बना है ये प्रदेश की। खैर मेरे साथ और भी मौजूद है, क्या नाम आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र, एक वापस पहले भी संघर्ष कर चुके हैं यार, आप संघर्ष के साथी रहे, ज़्यादातर मैं कवर कर रहा हूँ आपको, और पहले भी इसी मुद्दे को लेकर यही धरने पे बैठे थे आप, अब वापस वही मुद्दा, वही धरना, वही आंदोलन। एक्चुअली क्या है, सरकारों का मनसा ऐसी है कि सिर्फ झूठे वादे, झूठे जुमले, उसके सिवाय कुछ नहीं। आज हमें आप लंबे समय से हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आपके लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज गहलोत सरकार निकल गई, वसुंधरा जी ने बीजेपी सरकार में हमारे ये सेवा नियम एक जो कोर्सेज हैं वो चलाए थे। आज 10 साल हो गए, ना सेवा नियम है, ना वैकेंसी है, ना कुछ है। हमारी जगह पे अयोग्य लोग काम कर रहे हैं, 10वीं 12वीं पास लोग काम कर रहे हैं, जिनका वास्तविकता में ध्येय ये है कि उनको कुछ नहीं पता, उनको लगा दिया गया है। उसके कारण आए दिन घटना आ रही है। आम जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ इस तरीके से खेलना कहाँ सही है? जब हमारे जो पैरामेडिकल के कोर्स चल रहे हैं ये अदर स्टेट में भी चल रहे हैं, उनमें वैकेंसी आ रही है, उनमें सेवा नियम बने हुए हैं। हमारे साथ ऐसा दोबरा व्यवहार क्यों? एम्स के अंदर भी आ रहे हैं, वो तो छोड़ो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में हमारे कोर्स चल रहे हैं। जैसे SMS है सबसे बड़ी जो राजस्थान की मेडिकल कॉलेज है, चाहे JLN है, चाहे RNT है, चाहे हमारी SN जोधपुर है, सब में हमारे कोर्स चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये सरकार सुनना नहीं चाहती है। जब भी जाते हैं झूठा जमला आपका काम हो जाएगा। फाइल हम अधिकारियों से मिल के अधिकारी हमसे परेशान हो गए कि आप इस तरीके से आओगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। इतने ज्ञापन ले लेके आप काम क्या करेंगे? मैंने कहा उनका काम यही है। मैंने वही हमने उनको कहा कि काम आपको करना पड़ेगा, आप राजी से नहीं करोगे तो राजी से करना पड़ेगा। आपका काम है, काम करने के लिए आप बैठे हो। अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो निश्चित रूप से हम लड़ाई पहले लड़ रहे थे, मजबूती से अब लड़ रहे हैं। आपने देखा था पिछली बार स्वास्थ्य भवन के बाद हम बैठ गए थे, पुलिस वालों ने हमें कहा था आप संवैधानिक तरीके से कीजिए, आइए हम आपको परमिशन देंगे। 2 बार हमारी परमिशन को कैंसिल किया गया, इस बार हमें परमिशन दी है। उसमें भी अगर हम हमारे जिस आला अधिकारी से मिलना चाहते हैं, हम चिकित्सा मंत्री जी से मिलना चाहते हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज हमको संघर्ष करते हुए 3 से 4 साल हो गए, इस सरकार को बने हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज तक चिकित्सा मंत्री जी से हमारी इस मुद्दों पर लेकर कभी रूबरू नहीं हुआ। ऐसा नहीं है वहाँ गए नहीं, हमें मिलने ही नहीं दिया जाता। ऐसा राजाशाही आप कह रहे हो कि गजेंद्र सिंह खींवसर जी राजा हैं। एक बीच बात में काटूंगा, जैसे कि आपके साथी ने बताया मुझे कि राजा हैं, मैदान में रहने वाले हैं, और राजा की प्रजा की ये दशा, क्योंकि पहले के राजपूत तो अलग होते थे। आज के गजेंद्र खींवसर का जैसे सुनने में आया है पहले भी कि घमंडी रवैया है उनका, तो लगता है कि आपको कि इसी कारण बस शायद उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही आपसी। देखो जातिगत तो मैं कुछ जातिगत की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप जो कह रहे हो उस बात को मैं समझ रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ मैं कि उनका जो रवैया है राजा साहब वाला, उस रवैये में कहीं भी हमें नरमाई नहीं दिखी है। बिल्कुल ऐसा है कि प्रजा चाहे मर जाए, सुनवाई तब होगी, तब उनके कारों में जू रहेंगी जब बड़ा विस्फोट होगा। और भगत सिंह जी ने कहा है गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है। हम देख रहे हैं, या तो हमारी बात सुने, निश्चित रूप से कह रहे हैं, चाहे रोडों को जाम करना पड़े, चाहे स्वास्थ्य भवन का घेराव करना पड़े, हम निश्चित रूप से करेंगे। चाहे लाठियां दे पुलिस, चाहे प्रशासन कितना ही जोर करे, चाहे जेलों में डाल दे, हम पहले भी नहीं डरे हैं, ना हम अब लड़ेंगे। मजबूती से हमारी बात को पहले भी रखा है।
आज भी रख रहे हैं और निश्चित रूप से रखेंगे। सरकार से हमारी यही अपील है, या तो समय रहते हमारी बातों को सुने समझें। आपने जो मेडिकल हेल्थ में अच्छे 12 कोर्स चलाए ताकि आम जनता के स्वास्थ्य को लाभ मिल सके, लेकिन आज क्या हो रहा है, उनकी जगह पे अयोग्य लोग काम कर रहे हैं। इसके कारण आए दिन गलत ब्लड चलने के कारण मौतें हो रही हैं। सुनने में आ रहा है हमें SMS जैसे बड़े अस्पताल में OT में कहीं किसी के ऑपरेट किया, उसकी सीजर अंदर रह गया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी हैं। बताओ आप इस गाढ़े जनता की पैसे की कमाई को आप इस तरीके से ठेकेदारों को दे रहे हो कि वहाँ मशीनें आ रही हैं कंपनी वालों की और उनकी वारंटी खत्म हो गई पेटियों में ही। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात। अभी कहा 10 ट्रॉमा सेंटर बनेंगे, ये पिछले बजट की बात थी। आज 10 ट्रॉमा, एक ट्रॉमा टेक्नीशियन अगर राजस्थान में इन्होंने लगा रखा हो जो सेवा नियम ही नहीं है तो कहाँ बनाओगे आप? किसको लगाओगे? कौन काम करेगा वहाँ? आप सिर्फ झूठा जुमला दे रहे हो और इसके सिवा कुछ नहीं। और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं, या तो हमारी बात सुनी जाए, नहीं निश्चित रूप से हम भटक कर कहीं दूसरे रास्ते पे जाएंगे। उसका जिम्मेदार चिकित्सा मंत्री जी होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी होंगे। पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, नए लोगों को मौका मिला है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ऐसा लोग नए को मिलना ही नहीं चाहिए था, जिसके लिए कहते हैं आम किसान है, मजदूर है। मेरे क्षेत्र से आता, मैं भी भरतपुर का रहने वाला हूँ। हमने सोचा था नया मुख्यमंत्री बनाएं, प्रदेश में किसान आदमी मुख्यमंत्री बनाएं, लोगों की सुनेगा। ये बच्चे 5-5, 6-6 हज़ार की नौकरियां करते हैं, इससे ज़्यादा तो 4th क्लास की सैलरी है। क्या ज़रूरत है हमें इतनी महंगी फीस भर कर पढ़ने के बाद हमें 8-8 हज़ार की नौकरियां प्राइवेटों में करनी पड़े? और सरकारी में रवैया बताता हूँ आपको, सेवा नियम नहीं है हमारे, लेकिन हमारी कोई वैकेंसी अगर आती है एजुकेशन स्तर पर संविदा के लिए या निविदा के लिए, 8-8 हज़ार की नौकरियां पर 1.5 लाख रुपये ये ठेकेदार वसूल करते हैं। 1.5 लाख ठेकेदार। ये जो भी मेडिकल कॉलेज में SMS है, SN है, कोटा में है, एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसी नहीं है संज्ञान में नहीं है। बैठे हैं बच्चे जिनके पास, मैं कहता हूँ इसका एक प्रोपेगेंडा निकालो आप। परसेंटेज बेस में आप लेते हो परमानेंट, आप जो निविदा पे निकाल रहे हो वहाँ परसेंटेज पे लो, ताकि जो जिसने अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छी एजुकेशन में, अच्छा स्तर में शिक्षा में लेके आए, उसको पहले मौका मिले। आप 1.5 लाख रुपये 8 हज़ार की सैलरी से आप लगाओगे 12-12 में 96,000 रुपये होते हैं एक साल की सैलरी। आप 1.5 लाख रुपये उस बच्चे से पहले ले लिए, आपने तो उसका गला काट दिया। क्या काम करेगा वो, आप बताइए। ऐसा क्या बेनिफिट लगता है अभ्यर्थियों को, छात्रों को जो जाते हैं वहाँ पे 1.5 लाख रुपए जमा कराते हैं, घूस के देते हैं, उसके बाद में 8 हज़ार की सैलरी के लिए? ये क्या है, अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है, इनके जुमले जो देखे उन्होंने कि अभी संविदा पे लग गए, निविदा पे संविदा पे हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। इस तरीके का एक झूठा जो इन्होंने जाल फैला रखा है कि हम जो संविदा वालों को परमानेंट कर देंगे, या फिर कभी भविष्य में ये सेवा नियम बनकर वैकेंसी है। भविष्य क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 10 साल तो हो गए और कुछ हमारे साथ ओवरएज हो गए, कुछ और हो जाएंगे। अभी भविष्य तो आपको तय नहीं है। हाँ नहीं, तो उनको ये लगता है कि भविष्य में कभी आएगी तो हमें 10 नंबर एक उसके मिल जाएंगे, एक साल के 10%। तो इस तरीके से हम 3 साल काम कर लेंगे, 30% मिल जाएंगे। एक कोरी कल्पना जिसको कह सकते हैं, उसके नाम पर ये लोग ठग रहे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं हो सकता कि मेडिकल के लोग इस तरीके से दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम कोई आयुर्वेद वाले नहीं हैं, हम BNYS वाले नहीं, उनकी भी बेचारों की यही हालत है। वो कल परसों यहाँ धरना दे रहे थे, BNYS वाले डॉक्टर्स, वो मुझे मिले थे, मैं परमिशन के लिए आया था, तो कह रहे थे साहब हमारे तो बैरवा जी कहते हैं, प्रेमचंद जी मुख्यमंत्री, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो आप 10-10 कॉलेज खोल रहे हो। अभी हमारी कॉलेज में बढ़ा दी, पहले फीस 35,000 थी, 50,000 कर दी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, स्टूडेंट के लिए कौन सुनेगा? आम नागरिक का बच्चा, किसान मजदूर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है बाहर। इतनी महंगी आप एक्सपेंसिव फीस कर रहे हो, आपका रहने का खर्चा, और जब कंप्लीट डिग्री करके जाता है तो क्या है साहब, बेरोजगार। अब आप धरने देते फिरो, प्रदर्शन करते फिरो। अब उसमें भी अगर हम लोग बात को अगर नहीं सुनेंगे और हम हमारे बात को मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे, तो चाहे ज़रूरत पड़े तो देखो उग्र भी होना पड़ता है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जहां हमारी बात को दबाया जाएगा, निश्चित रूप से मजबूती से हम उभर कर मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, अगर उग्रता होगी फिर क्या कहते हैं कि हमारे साथियों पे मुकदमा लगाते हैं। पहले हमें बिना किसी कारण के लाठी मारकर स्वास्थ्य भवन से उठा दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जब किसी को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी का निडल डाल के ब्लड निकाल सकते हैं, हम बहुत मजबूत लोग हैं। अगर हमसे अगर प्रशासन टकराएगा, मैं कह रहा हूँ अभी हम रक्त पत्र लिखेंगे यहाँ से। बहरी गूंगी सरकार अगर कहीं जगना चाहती है, होश में आना चाहती है, तो आज भी जग जाए, नहीं तो ये छात्र परेशान होकर, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, डंके की चोट पे, वोट की चोट पे तो दिखाई देंगे हम। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम दोनों से ही परेशान हैं। हमें तो कांग्रेस ने भी यही दिया, BJP ने भी यही दिया, इसलिए हम परेशान हैं। हमारे पास तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। हम पार्टी से कोई विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा काम कोई तो करो, कोई तो हमें अपना बनाओ। हम तो पराए हैं साहब, पढ़ो लिखो, पैसे दो, फीस दो और फ्री। ऐसे नहीं होता है। आप हमारा सुनना
आपको हमारी सुननी पड़ेगी। हम इस राजस्थान के नागरिक हैं और हमारी प्रायोरिटी बनती है और हमने मेडिकल एजुकेशन कर रखा है, ये हमारा हक है और हमारा हक हम लेके रहेंगे। जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, इस तरीके से हम निश्चित रूप से निडर होकर, निर्भीक होकर हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ेगी तो उग्रता की ज़रूरत पड़ेगी तो उग्रता से, ये सरकार जिस तरीके से रवैये से समझना चाहेगी उस तरीके से आँख में आँख डालकर इनको समझाने के लिए तैयार है। देखिए, बहुत अच्छी इन्होंने एक जो अपना स्टेटमेंट दिया वो दिया है। सरकार के प्रति आक्रोश जो है उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। लगातार दावे करने वाली सरकार की ये छात्र जो बेरोजगार छात्र धरने में बैठे हैं वो पाँव पर पग पग पर पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ कर दिया है कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का महिलाओं का जो राजनीतिक ठाट बाट है वो छूट नहीं रहा। छात्र जो है बेरोजगार सड़कों बैठे हैं। लेकिन सबसे खास बात ये भी है कि जब पूर्व में बीजेपी विपक्ष में थी तब दो मुद्दे बीजेपी ने बनाए थे। पहला था महिला सुरक्षा और दूसरा था युवा बेरोजगारों को रोजगार देना। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो तब रही जैसे ही सत्ता में बीजेपी आई प्रचंड बहुमत से, तो ये दो वर्ग जिनके मुद्दा बनाकर सत्ता में आई है वो ही धरने पे बैठे थे और लगातार अनवरत जारी है धरने। मैं पहले भी कई बार मेरी खबरों में कह चुका हूँ, बजनलाल जी सरकार जो है, बजनलाल सरकार डबल इंजन की सरकार है, रामराज सरकार है। इन बेरोजगारों की तरफ देखिए, नहीं कहीं ऐसा नहीं हो जब युवा देश की दिशा और दोनों बदल सकता है। तो आपकी सरकार कुछ मायने रखती है इनके सामने जब ये अपनी पे आ जाएंगे। जैसा कि इन्होंने दे दी चेतावनी आंदोलन की। और तमाम जो अभ्यर्थी हैं 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 8 कैडर की भर्ती वो लगभग बता रहे हैं, जैसे कि ये पैरामेडिकल्स के, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि सेवा नियम जारी करके उनकी वैकेंसी परमानेंट ही निकाली जाए, अन्यथा ये बेरोजगारी जो है उस लेवल तक पहुंच जाएगी जिसका कोई सानी नहीं होगा। या यूँ कहें कि ये बेरोजगार जो है वो आंदोलन कर देंगे कि एक इतिहास नया बन जाएगा। खैर, मेरे साथ और भी कुछ मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रिंकू गुजर है। मैं दोस्त हूँ, ओटी छात्र का स्टूडेंट हूँ। 2015 से हमारे बैच चला रखा है, डिप्लोमा वाला कोर्स कर रखा है। आज हम बेरोजगार बैठे हैं। सरकार ना तो हमारी कांग्रेस सुन रही है ना बीजेपी सुन रही है। और आज भी जो संविदा पे भी लगाते हैं सब पैसे दे के लगते हैं या फिर जिसकी मंत्री सी जानकारी है वही लगता है। और हम यहाँ आप भी निकालो जानकारी। हमारे कहाँ, हम गरीब लोग हैं, किसान के बेटे हैं, कैसे कर पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं निकाल रही सरकार। कुछ भी नहीं देख रहे हैं, ज्ञापन भी दिए है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा हमारी तरफ। ठीक है सर, क्या कहेंगे? नाम क्या है? मेरा नाम विजय सैनी, दौसा से आया हूँ मैं। मैंने कई बार देखा है कि जो लड़के लगे हैं वो SMS में लगे हैं, वो भी कहीं न कहीं जुगाड़ से लगे हैं। कौन से डिपार्टमेंट लगे? अभी OT टेक्नीशियन में लगे हैं, 20 बच्चों के करीब लगे हैं, लेकिन सारे जुगाड़ से लगे हैं। किसी को कोई पता ही नहीं है सरकार ने किस बेसिस पे लिया है, कोई बेसिस ही नहीं है सरकार का। खबरें सुनते रहते हैं कि भाई ब्लड से मौत। अभी आपने देखा होगा जोधपुर की जो मीडिया में भी चली थी, वो सुर्खियों में यही आई थी कि गलत ब्लड चढ़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वो गलत ब्लड चढ़ा कैसे? सरकार इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही कि ब्लड जो चढ़ा है गलत, वो किस प्रकार चढ़ा है, किसकी कमी से चढ़ा है। सरकार वहाँ पे जो सस्पेंड कर रही है, किसको कर रही है? वार्ड बॉयों को। क्यों वार्ड बॉयों की गलती है? आपने लगाया ही क्यों वार्ड बॉयों को? जब आपके पास ब्लड टेक्नीशियन है उसको लगाओ ना, जो प्रॉपर काम करेगा। किसी व्यक्ति की जान तो बचेगी वहाँ पे। और अभी OT टेक्नीशियन वालों में भी बहुत सारी खामियाँ होती है, लेकिन OT के अंदर क्या कि जो मीडिया वगैरह नहीं जा सकता, अब मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करते, इसलिए वो एक्सपोज नहीं हो पाता। एक मामला एक्सपोज हुआ था जो कोटा का हुआ था, किसी दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन कर दिया था। ये कितनी बड़ी बात होती है कि किसी दूसरे का ऑपरेशन कर दिया। सही बात है। बेटे की जगह बाप, पता नहीं कितनी जानी जाती है रोज। यही तो है। जब तक आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देगी सरकार, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। सरकार एक युवाओं के रोजगार देने के मकसद से आई थी, लेकिन ये सरकार नाकाम होती जा रही है इस चीज़ के मामले में। पहले कांग्रेस ने भी यही कहा था। कांग्रेस गई किस कारण थी? रोजगार के कारण। बीजेपी आई किस कारण? रोजगार के कारण। अब जो बीजेपी जाएगी वो भी रोजगार के कारण ही जाएगी, क्योंकि जो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार बाकायदा जाएगी। एक सवाल, भजनलाल जी को क्या संदेश देंगे, क्या अपील करते हैं? भजनलाल जी से हम अपील करते हैं कि हमारा कैडर बनाओ, हमारी वैकेंसीज निकालो, जिससे युवाओं को रोजगार मिले, युवा भटके नहीं, गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएं। आजकल जो युवा जा रहा है, जो गलत रास्ते की तरफ भटक रहा है, उसका कारण क्या है? इस चीज़ को समझो। आप इतना पुलिस प्रशासन हमारे लिए लगाए हो, अगर हमारी उस चीज़ के लिए देख के लगाते तो इतने प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमको आने की जरूरत पड़ती। एक बच्चा, कोई बच्चा कोटा से आ रहा है, कोई जैसलमेर से आ रहा है, कोई जोधपुर से आ रहा है, सभी ज़िलों से बच्चे आए हैं। उनका क्या होगा? कितना खर्चा होता है? पहली बात तो वो गरीब लड़के हैं। अगर गरीब नहीं होते तो पैसे दे के कहीं लग जाते या फिर कहीं काम कर लेते। प्राइवेट हॉस्पिटल में देखो 10, 12, 15 हज़ार रुपये की सैलरी देते हैं, जिससे कुछ काम नहीं करता। जयपुर में खर्चा नहीं चलता 15 हज़ार रुपये में। ये बात ये होती है देखने के लिए।
देखिए, अब अभ्यर्थियों का आक्रोश जो है वो चरम पे है। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है। क्या नाम है सर? मेरा सूरज राठौड़ नाम है। मैं आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ। राजस्थान में पहला गवर्नमेंट कॉलेज का ओटी का बैच मेरा ही था, ठीक है। राजस्थान में ये होता जा रहा है कि 10 साल कोर्सेज चलते हो गए, लेकिन अभी तक एक भी वैकेंसी गवर्नमेंट में परमानेंट राजस्थान में नहीं आई है, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज चले हुए आ रहे हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज के नाम पे अगर वैकेंसी आती है तो लैब टेक्नीशियन की आ जाती है, रेडियोग्राफर की आ जाती है, बाकी एक भी डिप्लोमा कोर्सेज की जो है वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। अब इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, एसएमएस हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है। उस वैकेंसी में होता ये है कि आपको एक सर्कुलर जारी होता है कि साहब 20 टेक्नीशियन अपने को रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर कुछ बच्चे जाते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई किस तरीके से किया किसी को नहीं पता, बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या रहा किसी को नहीं पता, ना एग्ज़ाम हुआ है ना इंटरव्यू हुआ है, तो भाई साहब ना परसेंटेज बेस पे लिया है। तो जो बेसिस ऑफ सिलेक्शन है वो क्या है हमें तो बताओ। मेरा पहला बैच है गवर्नमेंट कॉलेज का, सबसे पहले मैं ही पास आउट हुआ हूँ वहाँ से, ठीक है, पहला बैच। तो जब मुझे ही नहीं पता कि वैकेंसी गवर्नमेंट कॉलेज में आ गई है, वहाँ पर बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, वहाँ नौकरी करने लग गए हैं, तो फिर जो लोग लगे हैं उनको कैसे पता। जो सर्कुलर जारी हुआ वो जारी हुआ कि साहब 20 पोस्ट आनी है, उसके बाद 20 पोस्ट आती है, बच्चे लग भी जाते हैं, ना एग्ज़ाम हुआ ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो के परसेंटेज बेसिस पे हुआ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर बीच में बैठे हैं जो खा रहे हैं, हमें सब पता है। आप लोग जो ये कर रहे हो एसएमएस में, आपको जाके मीडिया वालों को जाके पूछना चाहिए, दीपक माहेश्वरी जी से, या दीपक माहेश्वरी कौन है? प्रिंसिपल है एसएमएस के, उनको जाके पूछना चाहिए। प्रिंसिपल एसएमएस के प्रिंसिपल को पूछना चाहिए, सुपरिटेंडेंट है उनको पूछना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को पूछना चाहिए कि भाई साहब ये ओटी टेक्नीशियन जो आपने यहाँ पर लिए हैं उनका बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है, किस बेसिस, आपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया नहीं करवाया। किसी भी वैकेंसी में अगर ज़्यादा अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं तो एग्ज़ाम होता है या परसेंटेज बेसिस पे लिया जाता है, आपने दोनों ही नहीं काम करे, तो उनका बेसिस ऑफ सिलेक्शन वहाँ पर है क्या। दूसरा ये भी है कि भाई 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले एक भ्रमित किया जाता है कि आपका परमानेंट सिलेक्शन हो जाएगा, धीरे धीरे आप काम तो करो 8,000 में 10,000 में। देखो होता ये है कि जो बेसिक सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगने की वो करीबन 15,000 रुपये का समथिंग है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है सबसे बड़ी जो चोरी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, मेरे को तो मिले नहीं, मैं तो बता दूं उनको। कॉन्ट्रैक्टर मिलते ही नहीं, फ़ोन करते हैं उठाते ही नहीं है फ़ोन। ESIC हॉस्पिटल है उसमें वैकेंसी है, चलो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। एसएमएस की हम तो बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, बच्चों को बोलेंगे साहब आपको 10 नंबर जो है बोनस के मिलेंगे, आप आओ। आपका लग क्या रहा है, आपको जो आप मुझे जो भी पैसे दोगे वो तो आपके सैलरी में दूंगा, उसमें ही निकल जाएंगे। उनकी सैलरी बेसिक है 15,000 रुपये, बाकी हकीकत ये है हमारे तो साथी लगे हुए हैं, हालांकि इसके प्रमाण नहीं, लेकिन उसके मुँह से तो सुनते हैं ना साहब 8,000 रुपये देते हैं। कैसे मिलेगा, वो तो अलग चीज़ होगी। वो तो देता ही नहीं है, प्रमाण तो किस देगा, अकाउंट में थोड़ी, वो तो आपको देगा थोड़ी, लिख के थोड़ी देगा 8,000 रुपये दूंगा, वो 8,000 रुपये दे देते हैं उनको चुपचाप से, 8-10,000 रुपये जो भी है। लेकिन बेसिक सैलरी उनकी जो है वो नहीं आ पाती है, और कॉन्ट्रैक्टर उनको सिर्फ ये बोला जाता है कि 10 नंबर आपको बोनस मिल जाएंगे, और वो बोनस के चक्करों में सारे जो है बेरोजगार वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और बैठे रहते हैं कि परमानेंट। अब एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, अरे भले मानुस हो, वैकेंसी तो आ ही नहीं रही, बोनस नंबर लेके क्या करोगे, अचार डालोगे क्या उनका, वैकेंसी तो है ही नहीं राजस्थान में। तो स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है, इसको थोड़ा देखो, सिस्टमेटिक कीजिए। जितने भी कैडर है, ब्लड बैंक, डायलिसिस, ओटी, कैथ लैब, ट्रॉमा सेंटर आप खोल रहे हो, ट्रॉमा टेक्नीशियन है ही नहीं आपके पास में, कहाँ से खोल दोगे। वहाँ सामान क्या डॉक्टरों से जमवाओगे क्या वहाँ पे, या अनट्रेंड लोग लेके आओगे जिनको पता ही नहीं है कि गोज कहाँ रखने हैं, बैंडेज कहाँ रखनी है, पट्टियाँ कहाँ रखनी, पता ही नहीं है उनको, कहाँ से रख देंगे वो। ऑटोक्लेव करने के लिए, ऑटोक्लेव क्या होता है, मैं बिल्कुल लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज समझाता हूँ। जो भी चीज़ें आपके अंदर काम में ली जाती है, आपने कट लगाया वहाँ से खून साफ करने के लिए ली जाती है, जो भी चीज़ें, वो स्टरलाइजेशन होता है उनका, ऑटोक्लेव से होता है वो। और ऑटोक्लेव चलाने के लिए टेक्नीशियन चाहिए, वार्ड बॉय से चलवा रहे हो ऑटोक्लेव आप, और नहीं मानो तो आप एसएमएस में जाइए, वहाँ पर सीधा स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट में उसमें जाके आप चेक कीजिए वहाँ उस काम कौन कर रहा है, उसको जाके पूछिए भाई कौन है तू, वही बोलेगा साहब मैं यहाँ पर वार्ड बॉय हूँ, वहाँ पर वो स्टरलाइजेशन का, उसको पता ही नहीं है स्टरलाइजेशन होता क्या है, टेम्परेचर क्या रहेगा, उसे पढ़ाया क्या उसने, टेम्परेचर क्या रहेगा, कितना रहेगा, कितने टेम्परेचर पे स्टरलाइजेशन होता है, और वो सारे जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन होने के लिए चीज़ें जाती है। वो ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं उनका ऑटोक्लेव होता है, 121 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको पता ही नहीं, उनको बता दिया इतना कर देना बस। ट्रेंड लोग नहीं है, यही कहना चाह रहा हूँ, ट्रेंड लोग नहीं है, ट्रेंड काम करेंगे, काम खराब होगा। देखिए, अब एक नई बात सामने आई है कि एसएमएस में जो अनट्रेंड लोग या अनट्रेंड जो भर्ती की जा रही है वो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं उनसे, 8,000 रुपये सैलरी के नाम पे दिए जाते हैं, और बाहर मुंह खोलने के लिए मना भी किया जाता है। सबसे खास बात यह कि कई सैकड़ों हज़ारों मरीज रोज़ाना इधर से उधर होते हैं, और एसएमएस प्रदेश का ही नहीं,
शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि देश के करीब करीब राज्यों से यहाँ पे मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन अभी खुलासा यहाँ पे कैमरे के सामने हुआ है कि वहाँ पे भी अनट्रेंड जो लड़के हैं या जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे काम करते हैं, और जबकि ट्रेंड यहाँ बाहर सड़कों में धरने दे रहे हैं। ये विडंबना है, सरकार को जांच करनी होगी इसकी भ्रष्टाचार की, और लगातार जो दावे कर रही है भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर, रोजगार देने को लेकर, भजनलाल सरकार से अपील है कि कृपया इन बेरोजगारों की तरफ देखे, इन धरने को जो दे रहे हैं उनको देखे। कुछ बोलना चाहते हैं क्या बोलेंगे? सर मैं 12 से हूँ, मेरा नाम राहुल खींचिए, मैंने ब्लड बैंक का कोर्स कर रखा है। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा SMS हॉस्पिटल में जो वो गर्भवती महिला थी, मतलब उसके 5 महीने का बच्चा था, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में थी कि उसको बचाया जा सकता था, ठीक है, उसको ब्लड की ज़रूरत थी। अब जो ब्लड बैंक में प्रॉपर ब्लड बैंक टेक्नीशियन ही नहीं है, तब उसको सही ब्लड कहाँ से दोगे? ए के बदले बी चढ़ गया, कैसे चढ़ गया भैया? सही क्रॉस मैच करेगा, ग्रुपिंग करेगा, रिवर्स करेगा, उसको थोड़ी पता है रिवर्स ग्रुपिंग क्या होती है, क्रॉस मैच क्या होता है। अगर उसने ब्लड बैंक का कोर्स किया होता 2 साल तक 3 साल तक अगर पढ़ाई की होती उसने उस चीज़ की, तो उसे पता रहता गलत ब्लड नहीं चढ़ता। मैं तो यही बोलूँगा सरकार से, जो योग्य टेक्नीशियन है, जैसे हम बेरोजगार हैं, हमें लगाओ ना, हमें मौका दो, कभी गलत ब्लड चढ़ेगा ही नहीं, हमें सब चीज़ें पता है। अभी जो भैया ने बोला स्टेलाइजेशन, वार्ड बॉय सही में कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, काहे का कोर्स कर रखा है। हम वैसे भी हम बेरोजगार हैं, हम रोडों पे भटक रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन इसके लिए बने हैं क्या? हम काम करने के लिए भी नहीं। हमने कोर्स किस लिए किया है? ताकि हम जनता की सेवा कर सके, हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की सेवा कर सके, पर हमारा मुद्दा कोई सरकार उठाई नहीं। सरकार क्या है? सरकार हर बार आती है वोट के लिए। अभी भी जो अंता में एक भी बार हम सरकार के वसुंधरा जी आए, हमारे भजन लाल जी आए, 4 बार गया मैं, 5 बार गया मैं, पर हमारी एक बात नहीं सुनी। ज्ञापन दिया, बस पे चढ़ के ज्ञापन दिया, जो आसपास गार्ड थे उन्होंने रोका हमें, 10 जने। कल भी हम परसों के दिन अंता में गए, हमारी कोई बात को सीरियस ही नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है, हमारी बात को सीरियस लें, और कहीं कल से कुछ हम कर बैठे, हम तो वैसे भी गरीब हैं, मर जाएंगे, सरकार को क्या फ़र्क पड़ेगा? पर मीडिया में बात तो आएगी, कोई अगर मर जाएगा फिर तो मुद्दा उठेगा, आखिर कब सरकार समझेगी? देखिए, अभी यहाँ का जो आक्रोश है और इनकी पीड़ा है वो कैमरे में साफ साफ झलक रही है। साफ साफ कह दिया है इन्होंने कि आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सरकार से अपील भी की है, विनम्र अपील की है कि कैसे भी सरकार इनकी मांगों को सुने, सेवा नियम जारी करे, और तत्काल प्रभाव से इनकी मांग को संज्ञान में लेते हुए, तमाम दिशा निर्देश देते हुए इनको भर्ती करे, और भर्ती लगातार जारी रहे, लगातार समय समय पर भर्तियाँ निकलती रहें, वैकेंसी निकलती रही, सेवा नियम जारी करने की बात इन्होंने मांग की है। तमाम ये अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठे हैं। सहयोग कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ संदीप अग्रवाल, जनता 24 न्यूज़, जयपुर।